अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में कितने तरह के प्रोडक्ट ट्रेड करते हैं। देखो इंडियन मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि मोस्टली जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड होता है। तो फ्यूचर्स उनको पता है कि जो भी इंडेक्स का फ्यूचर हो गया, स्टॉक का फ्यूचर हो गया, और ऑप्शन उनको पता है कि कोई भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो हमें कॉल लेनी है कि पुट लेनी है, राइट। लेकिन इनके अलावा भी कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मार्केट में होते हैं पर आपको नहीं पता है। जैसे कि हमारा पहला आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इसके सारे टर्म एंड कंडीशन एक्सचेंज डिसाइड करता है, मतलब ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी के विपरीत होता फ्यूचर जैसा ही है लेकिन फॉरवर्ड थोड़ा सा अलग भी है। ये एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी बात, इसके टर्म एंड कंडीशंस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हो, और ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि पब्लिकली एक जैसे सबके जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर आते हैं ऑप्शंस की बात करते हैं। ये भी एक तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है आपका एग्जीक्यूशन में। और एग्जीक्यूशन कैसे डिफरेंस आता है? राइट एंड ऑब्लिगेशन में। राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या होता है? देखो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको राइट मिलता है कि वो आप ऑप्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हो या नहीं, मतलब आप डिलीवरी लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, या डिलीवरी देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, बेस्ड ऑन आपने कॉल लिया कि पुट लिया है। लेकिन ऑब्लिगेशन क्या है? ये उल्टा है, जो सेलर है ऑप्शन का उसके ऊपर होता है। मतलब ऑब्लिगेशन मतलब हुआ कंपल्शन। उसको कंपल्सरी ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर एग्जीक्यूट होता है तो टर्म एंड कंडीशंस फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। तो यहां आते हैं हमारे ऑप्शंस के। अब बात करते हैं हमारे स्वैप्स की बात। स्वैप्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट भी है। यहाँ पे जो प्ले किया जाता है वो क्या आता है? इंटरेस्ट रेट्स पे, करेंसी एक्सचेंज रेट पे, या कमोडिटी प्राइजेस पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक साल में रेपो रेट्स सेम रहेंगे। आपको लगता है रेपो रेट चेंज हो सकते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट ये कर सकते हैं कि मैं एक फिक्स रेपो रेट आपसे मांग सकता हूं। लेट्स से एक एफडी का रिटर्न जो है वो एक रेपो रेट बताता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को एक काम करो, एफडी का 6.5% रिटर्न है, मुझे आप अगले साल तक दोगे, मतलब जब तक हम ये कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं तब मुझे आप इतना दोगे। बदले में आपको लगता है रेपो रेट चेंज हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो? रेपो रेट प्लस 2% मेरे से आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी रेपो रेट चेंज होगा उस हिसाब से आपका रिटर्न कम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया, और ये एग्रीमेंट जब तक चलेगा, जब तक हम टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते रहेंगे, जब तो अग्रीमेंट वैलिड रहेगा। तो इस तरीके से ये स्वैप्स काम करते हैं। अगेन ये एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते, और आप इनके टर्म एंड कंडीशन अपने सहूलियत के हिसाब से बदल सकते हो। अब बात करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। मार्केट पार्टिसिपेंट मतलब वो लोग इतने टाइप के हैं जो मार्केट में आ रहे हैं ट्रेड करने, इन्वेस्ट करने, किस तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 तरीके के लोग आते हैं। पहला आता है हमारा हेजर्स। हेजर्स क्या करते हैं? इनका मेन पर्पस मार्केट में आने का होता है लॉस को अवॉइड करना या फिर लॉस को मिनिमाइज करना। ये कौन हो सकते हैं? जिनके पास एग्जिस्टिंग बहुत बड़ी क्वांटिटी पड़ी हुई है। जैसे एग्जांपल बताओ, म्यूचुअल फंड हाउसेस। मान लिया एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास एक बहुत बड़ा फंड है 10,000 करोड़ का। अब उसने स्टॉक्स ले रखे हैं, लेकिन सडनली मार्केट गिर जाती है, तो उस लॉस को कम करने के लिए वो क्या करेंगे? वो डेरिवेटिव में शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? अपने कैपिटल को, अपने एईएम को, अपने लाइक पोजीशंस को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? लॉसेस से बचाते हैं, ठीक है। तो हेजर का काम क्या होता है? लॉस को मिनिमाइज करना। फिर आते हैं हमारे स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स, जिसको कह सकते हो आप। ये क्या करते हैं? ये करते हैं प्रिडिक्शंस कि मार्केट कहां जाने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। बेस्ड ऑन न्यूज मार्केट कंडीशन कैसी रह सकती है, या जो भी चीजें मार्केट में अभी सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से मार्केट कहां जा सकती है। तो उनका मेन काम होता है प्रिडिक्शन। जैसे इनके प्रिडिक्शन रही है, मार्केट ऊपर जाएगी तो बाय करेंगे, नहीं मार्केट नीचे जाएगी तो सेल करेंगे ऑब्वियसली। तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में उस हिसाब से पोजीशन लेते हैं कि मार्केट कहां जाने वाली है। फिर आते हैं आर्बिट्राजर्स। ये क्या करते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं। हालांकि अब आर्बिट्राजर्स थोड़े से कम हो गए हैं, पर ये लोग क्या करते हैं? प्राइस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब क्या हुआ? सपोज करो एनएससी और बीएससी में एक ही स्टॉक है जो दोनों इस एक्सचेंज में लिस्टेड है। एग्जांपल ब्रिटानिया, दोनों जगह लिस्टेड है। एनएससी में उसका रेट 5,000 रुपए हो और बीएससी में रेट 5,025 रुपए हो। वो 25 रुपीज का जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे? कैसे लेंगे? यहाँ पे 5,000 का खरीदेंगे, वहां 5,025 का बेच देंगे। तो भाई 25 रुपए का डिफरेंस जो है ये उनके लिए प्रॉफिट है। अब आप बोलो 25 रुपए में क्या ही मिल जाएगा? तो वो करते हैं प्ले हैवी क्वांटिटीज में। जब क्वांटिटी बहुत हाई होती है और मार्जिन बहुत छोटा होता है तब भी वो आर्बिट्राजर्स पैसा बना के चले जाते हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट कितने टाइप का हो सकता है। यहाँ टाइप से मेरा मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, हमारे जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन है, वो कितने टाइप का हो सकता है।
तो वो हो सकता है हमारा दो तरीके का। पहला आता है हमारा एक्सचेंज बेस्ड, दूसरा हो सकता है हमारा ओवर द काउंटर या ओटीसी। अब दोनों में डिफरेंस समझो पहले। एक्सचेंज में क्या हो रहा है, देखो जब भी कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड होगा, इसका मतलब है उसकी जो टर्म एंड कंडीशन एक्सचेंज ने डिसाइड करी होंगी, उस पर काउंटर पार्टी रिस्क कम होगा। मतलब कि अगर दो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बीच में एक्सचेंज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर कल को ऐसा भी हो सकता है कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म एंड कंडीशन वो मानने से मना कर दूं, लेकिन अगर एक्सचेंज बीच में आ गया या कोई थर्ड पार्टी आ गया उसमें, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लिक करना, मतलब उसको मानना मेरे लिए थोड़ा सा और ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगा, मैं और इजीली उसको मान पाऊंगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, काउंटर पार्टी रिस्क मेरा कम हो जाएगा। इसीलिए एक्सचेंज बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, गारंटेड होते हैं। किससे? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से। मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा तो उसकी सारी टर्म एंड कंडीशंस मानी जाएंगी, डिलीवरी आनी थी वो आएगी। ये कौन इंश्योर करेगा? हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल ना हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको बोला जाएगा ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे कस्टमाइज होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दो पार्टी ने मिलके म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया था। ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स होती हैं दो लोगों के बीच में, तो यहाँ पे मार्केट का डिस्क्लोजर बहुत मिनिमम रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं है। तो यहाँ पे लेवरेज पोजीशन या मार्जिनिंग के कोई रूल नहीं होते, या हाई लेवरेज भी होती है, या फिर बोले कि नो लेवरेज पे काम करना है। ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा एक्सचेंज बेस्ड और ओटीसी। ठीक है। ये हमारा सेंट्रलाइज है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये हमारा डिसेंट्रलाइज है, अनऑर्गेनाइज्ड है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है। लेकिन यहाँ पे आपकी टर्म एंड कंडीशन आपके हिसाब से हो सकती हैं। यहाँ पे एक्सचेंज आपका डिसाइड करेगा कि क्या होंगी टर्म एंड कंडीशंस, और उनको फुलफिल भी कौन कराएगा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पे कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नहीं होता है।